हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो 2012 उसकी डिटेल आपको देने वाले हैं। उसके 30 क्वेश्चंस जो आए थे उसकी व्याख्या सहित संपूर्ण हल आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं उनकी कंप्लीटली आपको आइडिया देता है। आई प्रॉमिस यू, आपको वादा करता हूं कि ऐसी वीडियो, ऐसी व्याख्या आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, किसी और वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बीच में 2 बार मैंने इसमें आपको टिप्स देने की भी कोशिश की है कि आपको बाल विकास यानी कि जो सीडीपी की पेडागोजी है उसे किस तरह से सॉल्व करें। क्योंकि मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम सीडीपी की पेडागोजी तैयार हमसे नहीं हो रही है, हम उसको क्या करें, तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो भी मैंने आपको इस बीच में बताया है। तो इसको पूरा देखिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी की पेडागोजी। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और त्रुटि को सुधारने में समय लगेगा। देखिए, चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं तो हमको जो ऑप्शन ए है इसे हम ध्यान से देखें तो पता चल जाता है, क्योंकि सेंट्रल में बच्चा होता है। तो बच्चा जब सेंट्रल में होगा तो हमें देखना होगा कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि शिक्षक जो है शिक्षा व्यवस्था में असफल है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा विद्यालय, बी मेरा परिवार, सी मेरा प्रिय मित्र, डी मेरा पड़ोस। अब देखिए, जो NCF 2005 है उसके अनुसार यदि हम यहाँ पर देखें तो ये चारों ही बातें वैसे तो एक बच्चों के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं जो शुरुआत में पढ़ने के लिए जाते हैं वो सभी के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं। लेकिन नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो मेरा परिवार है वो विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा का जो बालक है उसको उस समय पर विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जो भी वहाँ पर सदस्य हैं उनके बारे में उसे अच्छी तरह से पता होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में उसको सभी कुछ ज्ञान वो अपने घर से लेकर के आता है। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए और बच्चों को अभिवादन करना चाहिए प्रत्येक सुबह। डी चारों ऑप्शन में से आप जरा देखें तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको जो सही ऑप्शन है वो है कि बिना भेदभाव के एक शिक्षक को वातावरण वहाँ पर सकारात्मक बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए तो भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक लक्ष्य के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि NCF 2005 में समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि प्रत्येक बच्चे के लिए वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वह समाज में अपना स्थान ग्रहण कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो, देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, एक फिलअप है, से ग्रस्त है कि वो 100 को वाज देखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि वो वर्ड्स को उल्टा पढ़ता है। तो जब बच्चा जो उल्टा पढ़ता है तो उसको डिसलेक्सिया या शब्द जम्बलिंग विकार या डिसलेक्सेमिया या डिस्मोर्फीमिया, कौन सा जो रोग है वो कौन सा है?
तो ये एक प्रकार का हमें पता है कि एक मानसिक रोग है, एक डिसलेक्सिया जो रोग होता है, ऑप्शन ए। इसमें बच्चों का जो अक्षरों का क्रम है उसका ज्ञान कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बालक है वो शब्दों के जो अक्षर बने होते हैं उनका क्रम में डिफरेंस नहीं कर सकता है, अंतर नहीं कर सकता है, इसलिए वो 100 के स्थान पर वाज पढ़ता है या लिखता है, और न्यूक्लियर को वो अनक्लियर लिख देता है या पढ़ लेता है। तो वो एक डिसलेक्सिया नामक एक बीमारी है, मानसिक विकार है, उससे ग्रसित होता है। तो पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सी समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित है, या डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया गया होता है। ये जब समस्या समाधान की आपसे बात की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा कि समस्या समाधान की बात जब होती है तो वहां पर एक संकेत जो होते हैं उनको अंतर्निहित रूप में दिया जाए। तो समस्या कथन की बात है तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। तो यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसमें समस्या मौलिक होती है या सही उत्तर प्राप्त करने का एक सामान्यतः एक उपागम होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, ये ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन होगा डी। प्रतिभाशाली छात्र कौन होता है? देखिए, विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुख होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो यहाँ पर उसका चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक आपका ऑप्शन यहाँ पर डी है कि वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। और इसमें सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, जबकि जो इंटेलिजेंट यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वो तुरंत अपनी बातों को कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ए प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी प्रतिक्रिया चयन, या सी श्रेणीकरण, डी पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम क्या हुआ है? ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर है डी। यानी कि सबसे पहले घ आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर ग आएगा श्रेणीकरण, फिर ख आएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर क आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये इस प्रकार से सूचना चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का जो चरण है वो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कैसे बच्चों में पाई जाती है? देखिए, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या डी उन बच्चों में जो जिनके विशेषता पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। देखिए, जो ये वंशानुगत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, यानी कि जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं, बच्चा यदि अयोग्य है तो ये वंशानुगत होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलती जाती है। अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो है डी, क्योंकि अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से उनके पहले से ही ग्रसित होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, तो उसे लगता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दिखाती है? तो देखिए, ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है कि वह मोहन का पक्ष लेकर शब्दों को बदल देती है, तो वह इस बात को दिखाता है कि
जो लैंगिक पूर्वाग्रह है अर्थात लैंगिक भेदभाव है उसको थोड़ा बढ़ावा दे रही है। यानी कि जब उसने प्रश्न पूछा और बदल दिया बाद में, क्योंकि लड़की ने नहीं बताया, बाद में लड़के से पूछा तो उसके लिए वर्ड्स बदल दिए, जबकि यदि हो सकता है कि ये वर्ड्स को यदि लड़की से ही पूछती बदल करके तो शायद वही उसको उत्तर दे देती। तो इससे लगता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी विद्यार्थियों की त्रुटियां या डी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। चार ऑप्शन आपके लिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। किस तरह से है, क्योंकि जो सीखने के लिए आकलन है, देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है सीखने की आ रही है, तो सीखना ही बच्चे का मेन उद्देश्य है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बच्चे को सिखाने के लिए दी जा रही हैं। तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों और अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी कि विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, सीखने की बात जब आती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से जो धनी परिवार है उसने गोद लिया है, दूसरे को निर्धन परिवार ने। 1 साल के बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन है आपके पास, ए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, बी धनी सामाजिक परिवार जो होगा वो अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, निर्धन परिवार ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जो बुद्धि है वो अमीरी गरीबी को नहीं देखती है। तो किसी भी प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो समान रूप से उनको अवसर मिलते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी हमको यही बताता है कि समावेशी शिक्षा है और उसके अनुसार सभी को समान अवसर मिले हुए हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ना गरीब अमीर का है ना जातिगत भेदभाव है, उसके कारण तो इसका ऑप्शन है सी कि किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, बी लिखना, सी चढ़ना या डी फुदकना। तो चार ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो गतिक यानी कि जो गतिक कौशल की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब गतिक कौशल की बात होती है तो सूक्ष्म गतिक कौशल ये शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। शारीरिक क्रियाओं से संबंध का आप समझ गए होंगे। जब आप शारीरिक क्रियाओं की बात करते हैं तो जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, तो जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो लिखना है उसमें शारीरिक गति नहीं होती है ज़्यादा, जबकि दौड़ना, चढ़ना, फुदकना इनमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान करना। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो समस्या समाधान पर बल देता है। उनके अनुसार जो ज्ञान है वो बाहरी वातावरण में स्थित होता है, सहयोगी होता है, यानी कि जो ज्ञान है वह विभिन्न व्यक्ति और वातावरण जैसे कि वस्तुएं होती हैं, औजार होते हैं, किताबें, मानवीय निर्माताओं द्वारा उनमें वितरित होता है। तो ये सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। तो ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर फिलअप दिया है एक यहाँ पर, का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन भी दे दिए हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, या डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार।
देखिए, किशोर अवस्था जो होती है वह इस प्रकार की होती है कि बचपन में जो कुछ किया है वो तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस प्रकार से उन्होंने कितना क्या किया, लेकिन जब दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, अपना रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान का भी ध्यान रखते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्वीकृत, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति वो सदैव उत्सुक रहते हैं, व्यग्र रहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो वो इसका उत्तर है ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः हो जाता है। अब देखिए कौन सी बीमारी होती है। 4 बीमारियों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीमारियों से संबंधित जो भी अपनी नॉलेज है उसको सही ढंग से इंक्रीज कर लीजिए। पहली है डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। इन चारों के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि चारों बीमारियां किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है डी। डिस्ग्राफिया जो होता है वो रोग नहीं है, ये बल्कि एक प्रकार का विकार है जो कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है और बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर इसमें असर पड़ता है। तो सही उत्तर है इसका डी, क्योंकि बाकी सभी रोग हैं और यह एक प्रकार का विकार है, इसलिए इसका सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 16, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। ए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सी, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। इसका क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर है डी, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता, इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। सही उत्तर है डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किस निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। तो देखिए, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए, अनुशासन से मतलब नहीं है, यहाँ पर स्मृति का कोई तात्पर्य नहीं है। परीक्षण कराने का जो निर्देश है वो एनसीएफ देता है। तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति इसका उत्तर होगा। सही उत्तर है बी, क्योंकि एक जो अच्छा विद्यालय होता है वह अपने अध्यापकों से इन सभी योग्यताओं में से हमेशा एक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, क्योंकि जब तक स्कूल में या बच्चों के बीच एक प्रकार का प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति नहीं होगी तो बच्चा सीखने के लिए उत्सुक नहीं होगा, इसलिए अध्यापकों को ये अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों के अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम में संबोधित करने की आवश्यकता है, शिक्षकों से अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन है इसका बी, कि अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुपयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं और बच्चा आसानी से सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते हैं उनके पास होता है। देखिए, ऑप्शन है ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। बी ऑप्शन है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। सी, कार्य परिहार अभिविन्यास। या डी, नैपुण्यता अभिविन्यास। इसका जो सही उत्तर है वो है ए,
निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। जिन विद्यार्थियों के पास उनके अंदर ये क्वालिटी होती है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास की, तो वे विद्यार्थी या वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे अधिक ज्ञान सीखना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से आप देखें तो जो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है वो है बी। देखिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने दें। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसलिए अध्यापक ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपनिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान या वाक्य? चारों ऑप्शन है। देखिए, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बी, स्वनिम। स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है उसे हम सामान्य बोलचाल में स्वनिम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। 22वां क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय? ऑप्शन ए, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि संबंधित नहीं है। सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। डी, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं को एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा बहुत सरल या कठिन प्रश्न लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाहरी कारक? सही उत्तर है सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मनुष्य ज़्यादातर अच्छे तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खालिस्तान दिया है कि रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, मध्यम, कम से कम या फिर पूर्ण? तो सही उत्तर है ए, बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च रूप में। उसका कारण भी यही है, जब हम बुद्धि लब्धांक की बात करते हैं तो उसमें जो उनका आईक्यू लेवल है वो जनरली उच्च लेवल से ही, उच्च रूप से ही शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 14, 15, 12 या 85? 75 अंक प्राप्त किए हैं तो काफ़ी कम है मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं, यदि इसको फार्मूला बेस्ड देखा जाए तो उसकी जो उम्र होगी वो 12 वर्ष होगी। आप इसको फार्मूले के बेस पर निकाल सकते हैं। सही उत्तर है सी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट दिया हुआ है। ए अन्य शिक्षक समावेशन, बी शिक्षार्थी विद्यार्थी समावेशन, या सी अभिभावकों समावेशन, या डी विद्यार्थियों और बहिष्करण। चारों ऑप्शन में से आपको दिया हुआ है ABCD, तो 2 फिलअप हैं, तो इसका सही उत्तर है बी। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो करते समय उसमें विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अभिभावक हो और विद्यार्थी हो और उनका समावेशन अवश्य होना चाहिए। 27 क्वेश्चन देखिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण करना, अभिभावकों की भागीदारी करना, या क्षमता संवर्धन करना। देखिए, सही उत्तर है इसका, वो है बी। ऑप्शन बी इज राइट। एक सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना और अभिभावकों की भागीदारी और छात्रों का क्षमता संवर्धन होना आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण के, क्योंकि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बच्चे को संवेदनशील होना, अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है और क्षमता संवर्धन भी आवश्यक है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक ज्ञान किया जाए, पुरुष महिला शिक्षकों को समान रूप में भर्ती किया जाए, लिंग भेदभाव दूर करने के लिए नियम बनाए जाएं, या संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का चयन किया जाए। तो विद्यार्थियों में यदि आप लिंग भेदभाव, क्योंकि NCF भी कहता है लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो शिक्षक है वो लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करें। तो सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना, हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन, और सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करना। तो सही ऑप्शन है बी। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में जो निष्पादन की बात आती है, तो उसके स्तर को बढ़ाने का जो औचित्य है वो आधारित है बी, यानी कि वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? आवासीय विद्यालय खोले जाएं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देकर कानून दंडनीय अपना अपराध बना दिया जाए, बच्चों को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए जो बच्चों को घर से लेकर के आए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5-5 रुपये देने चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो फिलहाल स्कूलों से वंचित हैं, तो सबसे अच्छा तरीका इन चारों ऑप्शंस में से सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उनके लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं और उन बच्चों को वहीं पर रख करके पढ़ाया जाए। तो ये है दोस्तों आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो हमने 18 नवंबर 2012 को एग्ज़ाम दिया था, ये उसका संपूर्ण हल है। तो दोस्तों ये था हमारा CDP का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी का 2012 का जनवरी का एग्जाम पेपर था। बिल्कुल अच्छी तरह से व्याख्या समेत, ऐसी व्याख्या आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सब पेपर दिया गया है। आगे भी इसी प्रकार के पर्यावरण अध्ययन, मैथ्स, पेडागोजी के टिप्स भी, और साथ ही साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन, संपूर्ण हल व्याख्या सहित मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।